जिंदगी मैं भी मुसाफिर हूँ तेरी कश्ती का। तू जहां मुझसे कहेगी मैं उतर जाऊंगा। इतना टूटा हूँ कि छूने से बिखर जाऊंगा। दोस्तों, यही होता है अक्सर जब किसी एग्जाम की तैयारी के लिए आप जी तोड़ मेहनत करते हैं। जब आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। जब आप अपना सब कुछ एक परीक्षा के लिए झोंक देते हैं। आप बहुत त्याग और समर्पण करते हैं। जीवन में सब चीज से किनारा किनारा कर लेते हैं। अपने ऐशो आराम से, अपनी मौज मस्ती से, अपने दोस्त यार से, अपने परिवार से दूर रहकर तैयारी करते हैं। और तब कोई रिजल्ट आपके मन के अनुकूल नहीं आता है, विपरीत हो जाता है। हमारे आपके मन में यही एक भाव जगता है कि इतना टूटा हूं कि छूने से बिखर जाऊंगा। जिंदगी में भी मुसाफिर हूं तेरी कश्ती का। तू जहां मुझसे कहेगी मैं उतर जाऊंगा। कई सारे फोन कॉल्स आ रहे हैं और बहुत सारे बच्चे बहुत चिंता में हैं। मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो उन्हीं के लिए है जिन्होंने 70वीं मेंस दिया था। उनका इंटरव्यू लेटर नहीं आया। तो वही लोग इस वीडियो में आगे बने रहें। जिनका इंटरव्यू कॉल आया है, उनको हमारी बहुत शुभकामनाएं। वो आगे की तैयारी अपनी जारी रखें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। साल के अंत में ये रिजल्ट आया है, पिछले साल के अंत में, और नए साल की ये शुरुआत है। और कई बार ऐसा होता है कि आपका अतीत आपके वर्तमान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। आप उससे मुक्त होकर खुशी या गम नहीं मना सकते। तो इस माहौल में, इस समय में, इस विपरीत परिस्थिति में, मैं आपके दोस्त, आपका भाई होने के नाते आपसे ये कहना चाहता हूं कि एक वक्त है, गुजर जाएगा। ये एक वक्त है, गुजर जाएगा। बस थोड़े से धैर्य के साथ आपको समय को देखना है। यहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं रहता। सब कुछ गुजरता है, सुख और दुख दोनों। और तैयारी का एक अनिवार्य हिस्सा होता है असफलताएं। होती हैं, तैयारी का एक अनिवार्य हिस्सा होती है असफलताएं। कुछ प्रश्न जो आपके मन में आ रहे होंगे, मैं उन्हीं प्रश्नों को लेकर के अभी यहाँ आपके समक्ष आया हूँ कि 70वीं इंटरव्यू का कॉल लेटर नहीं आया, है ना। उससे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि मेरा नाम है नवीन कुमार। 69th बीपीएससी में मेरा 91 रैंक है। इसके अलावा मुझे यूपीएससी और बीपीएससी में कई मेंस और इंटरव्यू देने का अनुभव है। पिछले कुछ समय से, कुछ सालों से आप कह सकते हैं कि मैं आपके बीच रह के आपको थोड़ा बहुत गाइड कर पाता हूँ। ये मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि मैं आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ और थोड़ा बहुत कुछ सिखाने के लिए मेरे पास होता है। और इसी से ये मतलब अपना जीवन चल रहा है अभी। बहुत सारी असफलताएं मैंने देखी है। और इस समय में जो स्टूडेंट महसूस करते हैं, जितना वो इमोशनली टूटते हैं, तो ये वीडियो दरअसल उन लोगों के लिए बनाकर मैंने अपने आप के साथ जस्टिस किया है कि मैं इतनी रात टूटा हूँ, इतनी बार टूटा हूँ। केवल बीपीएससी में मेरा चौथा इंटरव्यू था जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। आप समझ सकते हैं, उससे पहले जब इस रिजल्ट की मुझे बहुत महती आवश्यकता थी, उस समय मेरा रिजल्ट नहीं हुआ। और ऐसे दिन आते थे जब रिजल्ट आता था और पीडीएफ में, अंतिम पीडीएफ में मेरा नाम नहीं था, तो मैंने 2 दिन तक खाना नहीं खाया था। बहुत रोया था। लेकिन जब मैं अब उससे निकल करके, बाहर निकल करके पीछे की तरफ देखता हूँ, तो मुझे बहुत सहानुभूति है होती है अपने उन साथियों के लिए कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम, प्रतिस्पर्धी एग्जाम केवल आपसे मेहनत की डिमांड नहीं करता है। मेहनत, परिस्थिति, किस्मत और आपका दिन, जिस दिन आप दे रहे थे एग्जाम, वो सब जब आपके साथ होता है, तब आप सफलता के उस स्वर्णिम चांद से मिलते हैं। सफलता के उस शीतल चांदनी से आपकी मुलाकात होती है। और उससे पहले हम सब तरसते हैं कि काश उस पीडीएफ में अंतिम नाम भी मेरा होता। लेकिन साथियों, मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप ईश्वर पर विश्वास करते हैं या कर्म पर विश्वास करते हैं, तो यकीन मानिए, ईश्वर के लिए, ईश्वर के पास आपसे बेहतर योजनाएं हैं आपके लिए। और कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। कर्म प्रधान विश्व करी राखा।
जो जस करई सो तस फल चाखा। अगर आपके मन में ये सवाल आ रहे हैं कुछ, जो सवाल मैं अभी पढ़ रहा हूं, क्या करें? क्या करें? 17वीं का कॉल लेटर नहीं आया, ठीक है। आर्थिक तंगी है, बहुत सारे कार्य मेरे ऊपर है, घर में बहुत सारी घर की जिम्मेदारियां ये है कि अगर नौकरी होगी तो ये अरमान पूरे होंगे, घर में भी काम करवाऊंगा, इंटरव्यू कॉल नहीं है, घर से बहुत दबाव है कि अब कब होगा। उम्र हो गई है, कई सारी असफलताएं देख ली हैं, उम्र हो गई है 28, 29, 30 है, 26, 27 जो भी है, आपको लगता है कि मेरी उम्र हो गई है, क्या किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है आपके मन में कि इतनी वैकेंसी नहीं में नहीं हुई तो अब कब होगी। 2000 वैकेंसी थी, इसमें नहीं हुआ मेरा, तो कब होगा। क्या करें, दूसरे एग्जाम की तरफ क्या मूव करना चाहिए, ये सवाल भी आपके मन में होगा। आगे पढ़ने का मन नहीं करता, क्या करें। मैं सिविल सेवा के लिए बना भी हूं या नहीं। अगर असफलताएं आपने 3-4 देख ली हैं तो कई बार मन में अंदर से ये प्रश्न उठता है, हम लोग अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं और मन कहता है कि सिविल सेवा के लिए हम बने थे या नहीं, बने हैं या नहीं, क्या दूसरा काम मुझे करना चाहिए। कई बार रिश्तेदार ताने मारते हैं, कई बार आपको लगता है कि जो मुझसे कम जानता था उसका हो गया, मेरा क्यों नहीं होता। ये सब प्रश्न स्वाभाविक हैं, आम हैं, केवल आपके मन में नहीं है, सबके मन में उठता है, हम सबके मन में आता है, ठीक है। हम सबके मन में आता है ये सब प्रश्न। तो मैं एक एक करके इन प्रश्नों का जवाब ढूंढने की कोशिश करता हूं। देखिए, इन प्रश्नों के जवाब ढूंढने से ना आपके कॉल लेटर आ जाएंगे और ना अभी के रिजल्ट पीडीएफ में कोई सुधार होगा। लेकिन दोस्त, जो आज की असफलता है उससे अगर आप नहीं सीखे, उससे आप कुछ शिक्षा नहीं लिए, तो कल को यही कहानी न दोहराए, कल को ये कहानी आपके साथ पुनरावृत्त ना हो। इसके लिए ये जरूरी है कि हम अपनी असफलता से सीखें, हम अपनी असफलता को मैनेज करना सीखें। जो अपनी असफलता को मैनेज नहीं कर सकता, प्रबंधित नहीं कर सकता, वो अपनी सफलता को भी मैनेज नहीं कर सकता। क्या करें? पहला प्रश्न है कि अभी क्या करें। तो इसमें दो तरह के लोग हैं, एक हैं जिनका 71वीं का पीटी हुआ है, दूसरे वो हैं जिनका 71वीं का पीटी नहीं हुआ है। तो जिनका 71वीं का पीटी हुआ है, वो सारे गमों को, वो सारे गम को एक ताक पर रखें, साइड में रखें और पूरे मनोयोग से तैयारी में जुट जाएं। आपने तैयारी की अपनी रणनीति बनाई होगी, जो भी आपकी रणनीति, उस पर यकीन करें, कॉन्फिडेंस खोने की जरूरत नहीं है और उस पर आगे बढ़े। किसी कोचिंग से जुड़े होंगे, किसी टेस्ट सीरीज से जुड़े होंगे, किसी सर के गाइडेंस में होंगे, जिनके भी गाइडेंस में, पूरे यकीन करके उस चीज पर आगे बढ़े। अपने रणनीति का पुनर्मूल्यांकन जरूर करें। आप 1 सप्ताह पढ़ते हैं, 15 दिन पढ़ते हैं, उसके बाद अपने आप का टेस्ट जरूर करें कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। आप जो तैयारी जिस दिशा में कर रहे हैं, क्या वो सफलता की दिशा है, इसकी तहकीकात जरूर करें। लेकिन हाँ, पूरे मनोयोग और समर्पण से उस रास्ते पर चलें। अगर 71वीं का पीटी नहीं हुआ है तो मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर 71वीं का पीटी नहीं हुआ है और आपका ये पहला प्रयास था, दूसरा प्रयास था, तो मैं कहूंगा कि यह समय मेंस पढ़ने का है। आप बीपीएससी के लिए मेंस की पढ़ाई करें, ठीक है। बीपीएससी के मेंस की तैयारी करें। अगर आपका ये चौथा पांचवा प्रयास था, तीसरा चौथा प्रयास था, आपको लगता है कि अब मेरे पास समय नहीं है, उम्र हो गई है, तो आप एईडीओ की परीक्षा दे सकते हैं। एईडीओ का आपने फॉर्म भरा होगा, उसकी परीक्षा की तरफ आप लग सकते हैं। इस पर मैं विस्तार से कभी अगले वीडियो में बात करूंगा। अभी बहुत सारे प्रश्न हैं तो मैं ओवरऑल एक डिस्कशन अभी लेता हूं। आर्थिक तंगी है, बहुत सारे कार्य मेरे ऊपर है, क्या करूं। दोस्त, हम मध्यवर्गीय परिवार के साथ ना एक विडंबना होती है कि हमारे पैर आर्थिक कीचड़ में होते हैं और हमारे अरमान सुनहले आकाश में होते हैं, और दोनों के बीच हम मध्यवर्गीय लोग संघर्ष करते हैं। जिस दिन वो पैर आर्थिक कीचड़ से निकलता है, उस दिन सुनहला आसमान हमारा इंतजार कर रहा होता है। लेकिन इसके बीच, उस कीचड़ से पैर हटाने और सुनहले आसमान तक पहुंचने के बीच, हमें करनी होती है एक लंबी जद्दोजहद। वो जद्दोजहद परिस्थितियों के बने बनाए जाल को तोड़ना होता है, और बहुत सारी जो मुश्किलें हैं उससे हमें पार पाना होता है। कई बार इंफॉर्मेशन गैप होता है, आपको कोई बताने वाला नहीं है कि कैसी हम तैयारी करें। कोई भैया चाचा अगल बगल कोई वो
उस तैयारी में नहीं थे। जो भी आप सुने हैं केवल टॉपर्स की वीडियो में सुने हैं, और टॉपर्स कितना सच बोले हैं, कितना झूठ बोले हैं, इस बात पर भी आपको डाउट है। तो कई बार जो पर्सनल चीजें हमारी होती हैं, जब हम पर्सनली टूट जाते हैं, व्यक्तिगत रूप से टूट जाते हैं, तो कोई हमें सांत्वना देने वाला नहीं होता है, कोई हमें बताने वाला नहीं होता है कि इस समय आपको क्या करना है। तो हम मध्यवर्गीय परिवार के पास, बच्चों के पास एक दोहरी जिम्मेदारी होती है। जिम्मेदारी हमें केवल पढ़ना नहीं है, हमें अपने उन परिस्थितियों से भी लड़ना है, हमें अपने उस पूरे माहौल से लड़ना है जो हमें अपने आप को बदलने और अपने सामाजिक गतिशीलता को मतलब उस मुकाम तक ले जाने से रोकती है। उस सब को हमें तोड़ना पड़ता है। तो आर्थिक तंगी है, बहुत सारे कार्य आपके ऊपर हैं, ठीक है, बहुत सारे कार्य हो जाएंगे, कार्य इंतजार कर लेगा। आर्थिक तंगी है, तो मैं कहना चाहता हूं कि क्या कैसी आर्थिक तंगी है? क्या ऐसी है कि आप पटना में सर्वाइव नहीं कर सकते? ऐसी तंगी है कि आप दिल्ली में सर्वाइव नहीं कर सकते? अगर ऐसी तंगी है तो उसका विकल्प खोजा जाना चाहिए, उसका रास्ता ढूंढिए। ट्यूशन पढ़ाइए। ट्यूशन से आप जो कमा सकते हैं उससे अपना कमाइए और अपने काम को जारी रखिए। आप पढ़ाई नहीं छोड़ सकते, छोड़ना एफर्ट नहीं कर सकते, आप घर नहीं लौट सकते। आप इतना आगे निकल चुके हैं कि आप अपना रास्ता, अपना पैर पीछे नहीं मुड़ा सकते। बहुत लोगों की उम्मीद है दोस्त, और बहुत लोगों से भी पहले आप अपने आप की उम्मीद है। आप अपने आप की नजर में अपने आप को मत गिराइए। आप अपना उम्मीद है। अगर आर्थिक तंगी ऐसी है कि आप सरवाइव नहीं कर सकते, तो ट्यूशन पढ़ाइए। इतना तो पढ़े लिखे आप हैं ही, लेकिन अपने कोमल ख्वाब को, अपने सपनों को, और उस कीचड़ से निकलने की जो आपकी तिलमिलाहट है, कीचड़ से निकलने की जो आपकी छटपटाहट है, उसको केवल आर्थिक तंगियों के सामने घुटने टेक कर नागफनी की झाड़ियों में नहीं रखा जा सकता है। उससे आपको निकलना ही होगा, और उससे आप निकलिए। ट्यूशन पढ़ाइए। कोई और तरीका है? साइड से आप मान लीजिए कि ट्यूशन पढ़ाना चाहते हैं, या कोई, कई बार क्या होता है कि बच्चे एक लाइब्रेरी खोल लेते हैं कुछ इन्वेस्ट करके, और मतलब लाइब्रेरी खोल लिया, उसमें खुद भी पढ़ रहे हैं, लोग भी पढ़ रहे हैं। तो मैं कहूंगा कि सबसे आसान तरीका है ट्यूशन पढ़ाइए। लाइब्रेरी थोड़ा बिजनेस टाइप का हो जाता है, तो उसमें थोड़ी सी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। आप कहेंगे ट्यूशन में मेरा समय बर्बाद होता है, अभी तो मैं पूरा पढ़ता था तो मेरा रिजल्ट नहीं हुआ, फिर ट्यूशन करूंगा तो कैसे रिजल्ट होगा? तो ये एक मिथ है, ये एक मिथ्या धारणा है। अभी आप 24 घंटा अगर फ्री हैं तो 24 घंटे आप नहीं पढ़ते हो। 24 घंटे में आप 12 घंटे भी नहीं पढ़ते हो, आप 8 घंटे पढ़ते हो, 10 घंटे पढ़ते होंगे, है ना? तो 8 घंटा ट्यूशन पढ़ाने के बाद भी अपने लिए निकाला जा सकता है। एक बार आप अपने आप को व्यस्त करके तो देखिए, आप में कितनी क्षमता है ये आपको ही पता नहीं। समय को कैसे मैनेज किया जा सकता है, ये आप एक बार जब मैनेज करने लगेंगे, आपके पास जब समय कम पड़ने लगेगा, तो आप खुद को मैनेज करके देखेंगे कि आपके पढ़ाई का आवर घटा नहीं, उतना ही है। तो आर्थिक तंगी है, तो उसके लिए आप सर्वाइवल का कोई रास्ता खोजिए। बहुत सारे कार्य घर के आपकी वजह से अटके हुए हैं, तो उनको कुछ दिन और अटकने दीजिए। कार्य कल भी हो जाएंगे, परसों भी हो जाएंगे, एक साल बाद भी हो जाएंगे, ठीक है? घर से बहुत दबाव है, होता है, घर से दबाव होता है, लेकिन जान लीजिए कि आप तैयारी जब शुरू करने की बात सोचे होंगे, तो बहुत सारे लोगों का समर्थन होगा। एक दो असफलता मिली होगी, बहुत सारे लोग साइड हट गए होंगे। और अब ये ऐसा समय है जब हो सकता है आपके सबसे करीबी व्यक्ति भी आप पे शक जताए। वो हो सकता है कोई दोस्त हो सकता है हमारे पिताजी को, हमारे माताजी को। माताजी तो अक्सर मतलब दूसरे प्रेम में होती है, उनको तो, उनका तो कहना ही नहीं, मैं माताजी को यहाँ नहीं लूंगा। दुनिया का एकमात्र रिश्ता है, एकमात्र मैं कह रहा हूँ, बहुत मैं मतलब सोच समझ के ये शब्द का चयन कर रहा हूँ। एकमात्र रिश्ता है जहाँ पे आप केवल आप होते हैं, आपको किसी और रूप में नहीं पहचाना जाता है कि आप बीडीओ हैं, सीओ हैं, और क्या है कि डीएम है कि एसपी है। तो अगर किसी का आप पर से विश्वास उठा है, तो आप विश्वास कायम करने की कोशिश कीजिए। किसी दबाव के आगे घुटने मत देखिए, आपको पढ़ना है। दोस्त, ये जीवन एक बार मिला है, इसको ऐसे नहीं गंवा सकते आप। और जो लोग अपने दिल में एक ख्वाब पाल लेते हैं, एक अरमान पाल लेते हैं, वो उन लाखों लोगों से आगे हैं, करोड़ों लोगों से आगे हैं, जो कोई सपना ही नहीं देखते। अगर आपने सपना देखा है, तो आप लाखों लोगों से आगे हैं, बस उसे साकार करने की देरी है। किसी भी दबाव में, घर से दबाव है, ठीक है, आ जाओ, उनसे कुछ दिन का समय लीजिए। नहीं मिल रहा है, प्रेम से मांगिए। फिर नहीं मिल रहा है तो रजिस्ट करिए, लेकिन आपको समय लेना। और इस मामले में मैं विशेष करके जो हमारी बहन है, जो लड़कियां हैं, उन बहनों से कहना चाहता हूं कि देखिए, आपके पास सच में कम समय होता है। हमारे समाज में, इस समाज ने जैसा विधान बनाया है,
और मैं बहुत अफसोस के साथ कहता हूं कि उस विधान में आपके लिए अवसर बहुत सीमित है। ऐसी स्थिति में आपके ऊपर घर से दबाव बहुत अधिक हो सकता है, लेकिन जान लीजिए कि कोई भी दबाव जिसके सामने आज आप घुटने टेक रही, आप अपने आगे आने वाले जो 60 वर्ष की जिंदगी है, 70 वर्ष की जिंदगी है या 50 वर्ष की जिंदगी है, जो भी आपकी बाकी की जिंदगी है, उससे आप समझौता करने जा रही हैं। अगर आप एक ऐसे लड़के से शादी करती हैं, मतलब जहां आप इकोनॉमिक रूप से आप स्वतंत्र नहीं हैं, आप अपने पैर पे खड़े नहीं हैं, तो ये जान लीजिए कि आपका जीवन बहुत अच्छा चलेगा। इस बात की संभावना केवल और केवल आपकी किस्मत पर है कि लड़का अच्छा मिला तो जीवन अच्छा चलेगा। इसीलिए पहले अपने पैर पर खड़ा होना जरूरी है। घर से दबाव है शादी का, शादी की कोई उम्र नहीं होती, एक आध साल दाएं बाएं हो सकता है। आप घर पे मनाइए, नहीं मान रहे हैं लोग तो रजिस्ट करिए, लेकिन तैयारी को मत छोड़िए। मैं तो आपसे यही निवेदन करूंगा कि तैयारी को मत छोड़िए। उम्र हो गई है, कई बार मन में ये प्रश्न उठता है कि उम्र हो गई है, अब कितना पढ़े, क्या पूरा उम्र पढ़ने में गुजार दें? इसका जवाब है दोस्त, नहीं। जिंदगी में पढ़ाई एक हिस्सा है, पढ़ाई का हिस्सा जिंदगी नहीं है। अगर उम्र हो गई है 32, 33, 34, तो आप वैकल्पिक मार्ग का चयन कर सकते हैं। मैं बहुत खुले तौर पर ये कह रहा हूं, और ये शब्द हो सकता है मेरे उन साथियों को, उन भाइयों को बहुत चुभे, हो सकता है कि उनको लगे कि मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन मैं आपसे सच कह रहा हूं। मेरी जितनी समझ है, उस समझ के हिसाब से मैं सच कह रहा हूं। हो सकता है आज की ये बात, मेरी ये बात आपको 5 साल बाद सच लगे। अगर आपकी उम्र 32 प्लस है और केवल आप अभी तक बीपीएससी दे रहे हैं, तो दूसरे एग्जाम की तरफ भी मूव करिए। आप कहेंगे दूसरा एग्जाम भी तो सर आसान नहीं है। हाँ, मैं मानता हूं आसान नहीं है, लेकिन बीपीएससी में अगर आप 4-5 अटेम्प्ट दे चुके हैं, तो आप केवल बीपीएससी के भरोसे नहीं बैठ सकते। आप दूसरे एग्जाम की तलाश करिए। बीएड नहीं किए हैं तो बीएड कर लीजिए। आप कहेंगे 32 साल में बीएड करने बैठे, 34 में बीएड करेंगे तो क्या? बीएड का रास्ता अभी अपने लिए खोल लीजिए। कौन सा रास्ता कब काम आ जाए कौन जानता है। लाइब्रेरियन का अगर कहीं से कोर्स करना होता है तो वो कर लीजिए, हो सकता है वो वैकेंसी आने वाली। अगर आप पीजी हैं तो नेट जेआरएफ कर लीजिए, प्रोफेसर की जो, सॉरी, जेआरएफ कह रहे हैं, नेट कर लीजिए, प्रोफेसर की वैकेंसी आ रही है, उसमें आप ट्राई कर सकते हैं। जो झारखंड की वैकेंसी आ रही है उसमें ट्राई कर सकते हैं। तो मतलब अपने क्षेत्र को आप विविध करिए थोड़ा सा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपसे मुझे उम्मीदें नहीं है, मैं ये कभी नहीं कह रहा हूं कि आपसे मुझे उम्मीदें नहीं है या आपसे किसी को उम्मीदें नहीं। बस एक असली योद्धा वो होता है ना, जो अपना निर्णय एस्थेटिक नहीं रखता बल्कि डायनामिक रखता है, अपने देश काल परिस्थिति के अनुसार से अपने डिसीजन में मॉडिफिकेशन करता है। तो मैं आपसे कहूंगा कि यह सही समय है, एक परीक्षा के लिए जीवन को बर्बाद ना किया जाए, जीवन में अपने एरिया को डाइवर्स करिए। ठीक है, इतनी वैकेंसी में नहीं हुई तो कब? ये एक मिथ है। मिथ क्या है? मिथ ये है कि जिस बार आपका एग्जाम अच्छा जाएगा उसी बार आपका होना है। वैकेंसी 200 भी रहेगी तो भी होगा, 2000 भी रहेगी, एग्जाम अच्छा नहीं गया तो नहीं होगा, या आपके वो दिन नहीं था, परिस्थितियां वैसी नहीं थी, किस्मत आपके साथ नहीं था तो नहीं होगा। इसीलिए इस बात, अगर ये चीज आपको तंग कर रहा है कि इतनी वैकेंसी में नहीं हुआ तो कब होगा, तो मैं कहता हूं कि इस डायलेमा को, इस द्वंद्व को, इस प्रश्न को अपने मन से निकाल दीजिए। और इसका जीता जागता उदाहरण मैं, मेरा 67वीं में नहीं हुआ, जब पूरी दुनिया का रिजल्ट हुआ, मेरे अगल बगल सारे दोस्त मेरे निकल गए 67वीं में। मतलब उन बदकिस्मत लोगों में से मैं 2 दोस्त बचा था, मेरे सारे दोस्त 67वीं में सिलेक्ट हो गए, और उसमें वैकेंसी भी अच्छी थी। तो उसमें नहीं हुआ, लेकिन मेरा 69वीं में हुआ। 69वीं में बहुत कम वैकेंसी थी, मतलब 350 या ऐसी कुछ वैकेंसी थी, उसमें मेरा हो गया और 91 रैंक आया। तो जब आपका एग्जाम अच्छा जाएगा तब आपका होगा, जब आपकी तैयारी अच्छी होगी तब आपका होगा, जब परिस्थितियां आपके साथ होंगी तब आपका होगा, जब किस्मत आपके साथ होगा तब आपका होगा। और ये सारे गोल्डन जो लाइन है एक साथ मिलेंगे, उसी बिंदु पर सफलता आपका इंतजार कर रही है। इसीलिए इस बात को भुलाइए कि इतनी वैकेंसी में नहीं हुई तो अब नहीं होगा। इतनी वैकेंसी में नहीं होना एक दुख की बात है, लगता है कि इतनी वैकेंसी में अच्छे पोस्ट थे क्यों नहीं हुआ, लेकिन क्या करें, अपने अतीत के कीचड़ से अपने भविष्य के सुनहरे कागज को, अपने भविष्य के एकदम सादे कागज को आप पोत कर गंदा तो नहीं कर देंगे ना। वो अतीत है, 70वीं अतीत था, 71वीं वर्तमान है और 72वीं भविष्य है। वर्तमान और भविष्य पर फोकस करिए,
अतीत को अपने आड़े मत आने दीजिए। अतीत अगर कहीं काम आ सकता है तो वो केवल और केवल इस बात में काम आ सकता है कि उस ठोकर से आपने क्या सीखा। अतीत कभी भी आपका पैर खींचने के लिए काम नहीं आना चाहिए। अतीत केवल इस बात के लिए यूज होना चाहिए कि आपसे क्या कमी रह गई, कहां सुधार हो सकती है, कहां गलती हो गई। आप समाज के सामने 10 लोगों के सामने झुंड में अपनी गलती मत मानिए, लेकिन अकेले बंद कमरे में कभी सोचिए कि गलती कहां हुई। निष्पक्ष और निर्मम मूल्यांकन करने में कोई कोताही मत करिए। ये मत कि मैं तो इतना छोटा कैसे हो गया। अरे, आप जब आए थे तो बहुत छोटे थे। आपकी क्या आइडेंटिटी थी? सब कुछ आपने यहीं पे अर्जित किया। और इस दुनिया में जब तक आप जीवित रहेंगे कई बार आइडेंटिटी जाएगी, कई बार आएगी। इसी दुनिया में लोग यश कमाते भी हैं, यश गवाते भी हैं। तो आप अपना एक छद्म आवरण मत बनाइए कि मैं इतना पढ़ा लिखा था, मेरा नहीं हुआ। निर्मम मूल्यांकन करिए। हो सकता है आप में कोई गलती ना हो। मैं फिर कह रहा हूं, हो सकता है आप में कोई गलती ना हो। आपने जी तोड़ मेहनत किया, अपनी समझ में आपने सब कुछ झोंक दिया। लेकिन हाँ, एक बार अपना निर्मम मूल्यांकन करिए। ठीक है? क्या दूसरे एग्जाम की तरफ मूव करना चाहिए? इस पर तो मैंने चर्चा कर लिया। अगर ये आपका पहला या दूसरा अटेम्प्ट था तो आपको दूसरे एग्जाम की तरफ डाइवर्ट होने की जरूरत नहीं है। आप अपना पूरा एनर्जी फोकस करिए इसी क्षेत्र पर। हाँ, उम्र हो गई है, आपने 4-5 एग्जाम दे दिया है बीपीएससी का और फिर भी आप मिस कर रहे हैं, तब दूसरे एग्जाम की तरफ आपको मूव करना चाहिए। आगे पढ़ने का मन नहीं करता, क्या करें? देखिए दोस्त, जब असफलता हाथ लगती है ना, तो जिस किताब से आप इतना प्रेम करते थे, मन करता है उसी को जला दें। ये मन में खींच होती है कि इसके पन्ने पन्ने को हमने पढ़ा, अंडरलाइन किया, बड़े जतन से पढ़ा और मेरा रिजल्ट नहीं। और जब आप सूरदास का भ्रमर गीत पढ़ेंगे तो उसमें गोपियां भी इसी भाव में मतलब जल रही हैं कि तब ये लता लगती अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजी। कि जब कन्हैया यहाँ था तब ये लताएं, ये फूल बड़ी शीतल लगती थी, और जब कन्हैया यहाँ नहीं है, हम विरह में हैं, तो ये विषम ज्वाल की पुंजे, ये ज्वाला की पुंज लगती है, ये आग का पुंज लगता है। तो क्या होता है ना, कई बार हम डिसीजन चीजें जैसी हैं वैसी नहीं लेते, बल्कि भावना में आकर लेते हैं। और हम सब आदमी हैं, मनुष्य हैं, यंत्र नहीं है। तो भावना हमारे जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। हम उसमें आकर डिसीजन लेंगे। अगर आपको भी किताब को देख करके, बुक को देख करके विरक्ति होती है, लाइब्रेरी को देख करके विरक्ति होती है, किताब पर सज रैक पर सजे किताब को देख करके विरक्ति होती है, तो समझ लीजिए यह कोई बहुत बड़ी विडंबना नहीं है, बल्कि स्वाभाविक मनुष्य होने का एक साधारण सा पहचान है। स्वाभाविक मनुष्य होने का एक साधारण सा पहचान है। पढ़ने का मन नहीं करता, 71वीं का एग्जाम नहीं है तो कोई बात नहीं। अभी न्यू ईयर गुजरा है, 2-4 दिन 10 दिन का ब्रेक लीजिए। ब्रेक जीवन में बहुत अनिवार्य है। ब्रेक आपके समय की बर्बादी नहीं है, बल्कि ऊर्जा ग्रहण करने का और पुनः ऊर्जावान होकर आगे बढ़ने का एक पड़ाव है, एक विश्राम बिंदु है। ठीक है? मैं सिविल सेवा के लिए बना भी हूं या नहीं, ये प्रश्न भी बार बार आता है मन में। देखिए, कोई नहीं जानता कि वो सिविल सेवा के लिए बना है। अगर आप टेस्ट दे रहे हैं पीटी का, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का, आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, आपने बीपीएससी का एग्जाम दिया है, आपने पीटी क्वालिफाई किया है, या एक आध दो 3 मार्क से 4 मार्क से चुके हैं, तो अपने आप पे शक करने का कोई कारण नहीं है। आप कंपटीशन में हैं, आप रेस में हैं, आप दौड़ में हैं। सिविल सेवा के लिए कोई कभी बना हुआ नहीं होता है, अपने आप को बनाना पड़ता है। कोई ये एक मिथ है कि मैं सिविल सेवा के लिए बना हूं। आप अपना पूरा झोंकिए, ये आपके हाथ में है। फिर क्या होगा, रिजल्ट देखेंगे। हाँ, आप अभी तक पुरजोर प्रयास किए हैं, 4-5 अटेम्प्ट बीपीएससी का दिए हैं, पीटी नहीं निकला है। आपने आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में एग्जाम देने जाते हैं, जो टेस्ट सीरीज लगाते हैं, उसमें आपका रैंक जो है बहुत नीचे से रहता है। तो फिर आप सिविल सेवा पर सोच सकते हैं। हो सकता है कि आप दूसरे एग्जाम के लिए बने हो, आपका मैथ बहुत अच्छा हो, रीजनिंग बहुत अच्छा हो। मैथ रीजनिंग भी अच्छा नहीं है और सिविल सेवा में अच्छा रैंक नहीं आ रहा है, तो फिर किसी तीसरे एग्जाम की तैयारी के बारे में सोचिए। लेकिन हाँ, इतनी जल्दी आप हार मत मान लीजिए। अगर आपने कभी पीटी निकाला है बीपीएससी का, आप कोचिंग इंस्टीट्यूट का एग्जाम देते हैं, उसमें आपका अच्छा परफॉर्मेंस रहता है, आप आंसर लिखते हैं, उसमें आपका अच्छा परफॉर्मेंस रहता है मेंस में, तो ये क्वेश्चन फिर सोचने के लिए नहीं है। क्योंकि कोई सिविल सेवा के लिए बना हुआ नहीं होता है, अपने आप को बनाना पड़ता है। ठीक है? रिश्तेदार ताने मारते हैं। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। रिश्तेदार इसीलिए रिश्तेदार होते हैं क्योंकि वो ताने मार सके। पर्यायवाची रिश्तेदार का अगर मैं पर्यायवाची बना लूं तो ताना ही उसका पर्यायवाची होगा।
तो इसीलिए जब वो ताना मारते हैं तो उन तानों को अपने ऊपर फेंके गए फूल समझिए, और फूल नहीं पत्थर समझते हैं तो ये बात समझिए कि उसी आम के पेड़ में सबसे अधिक पत्थर फेंके जाते हैं जिस पर सबसे अधिक फल लगा होता है। ये बदकिस्मती है उस आम के पेड़ का जो सबसे अधिक फलों से लदा होता है। समाज सबसे अधिक पत्थर उसी को मार के उसी को लहूलुहान करता है। अगर आप पर भी पत्थर फेंके जाते हैं, व्यंग्य के, तानों के, आलोचनाओं के, आपका भी चरित्र हनन किया जाता है, तो डरने की कोई बात नहीं है। आप जिंदा आदमी हैं, आप जिंदा इंसान हैं, इसीलिए आपकी आलोचना हो रही है। आपने लीक से हट करके कुछ करने का ठाना है, इसीलिए आपकी आलोचना हो रही है। आप आगे बढ़ना चाहते हैं, इसीलिए आपकी आलोचना हो रही है। आप दकियानुसी सोच की जंजीर को तोड़कर फेंक देना चाहते हैं, इसीलिए आपकी आलोचना हो रही है। और आलोचना को बर्दाश्त करना सीखिए। आलोचना के व्यंग्यवान को अपने ऊपर फेंके गए फूल समझिए। यही आपका तोहफा है, यही आपका फलसफा है। हम सब जब कोई नया काम करते हैं, समाज से हटकर करते हैं, यथास्थितिवाद को चुनौती देते हैं, तो हमें फेंके जाने वाले पत्थरों के लिए तैयार रहना चाहिए। यही योद्धा की पहचान है। तो आप भी तैयार रखिए। जो मुझसे कम जानता था उसका हो गया, तो क्या करें? देखिए, जो आपसे कम जानता था वो आपका उसका हो गया, तो इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। वो उसका दिन था, वो जो पढ़ के गया वही आ गया। एग्जाम में उस दिन उसने अच्छे से लिख दिया। जो कॉपी चेक करने वाले टीचर थे वो अच्छे टीचर के हाथों में चला गया। तो बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। तो ये और ऐसा होता है, बहुत अच्छी अच्छी तैयारी करने वाले लोग जो है फिसल जाते हैं, और कम तैयारी वाले लोगों का कई बार हो जाता है। ये प्रतिस्पर्धी एग्जाम का मतलब कह लीजिए कि एक ड्रॉबैक है। कई बार ऐसा होता है, तो इससे घबराना नहीं। ये आपके साथ पहली बार ना हुआ है और ना ये अंतिम बार हो रहा है। ये आगे आगे आने वाले भी बहुत लोगों के साथ होगा, आपके साथ भी हुआ है। ठीक है, ये मूल कुछ प्रश्न थे जो आपके मन में उठते हैं। समाधान क्या है? अब आ जाते हैं हम लोग समाधान पे। समस्याएं इतनी हैं तो समाधान भी होगा। और विद्वानों ने कहा है कि समस्याएं आने से पहले ही अपना समाधान लेकर आती हैं, बस उसको खोजने की जरूरत होती है। समाधान सबसे पहला यह है कि अपना मूल्यांकन करें। निर्मम मूल्यांकन, निष्पक्ष मूल्यांकन। जो स्ट्रांग पार्ट है आपका उसको स्ट्रांग में रखिए, जो कमजोर पार्ट है उसका कमजोर में रखिए, जो पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव में रखिए, जो निगेटिव है उसको निगेटिव में रखिए। आपसे नहीं हो रहा है तो कोई टीचर से, मार्गदर्शक से, कोई आपके मेंटर से, कोई भाई जो सफल हुए हैं, या कोई भाई जो आपसे ज्यादा जानते हैं, पढ़ते लिखते अच्छे से हैं, उनसे मिलिए, उनसे बात करिए, उनको अपनी चीज बताइए, और उनसे पूछिए आपके अंदर की कमी, खामी, खूबी। ठीक है, अपनी कॉपी को देखिए, आप बार बार देखिए, और टॉपर्स की कॉपी को देखिए, उनसे मिलाइए कि क्या दिक्कत रह गई, वो लोग कैसे लिखते हैं और आप कैसे लिखते हैं कि नहीं हो रही। इससे हो सकता है कि आपको कुछ चिराग दिखे, कुछ रोशनी दिखे, जुगनू की कुछ रोशनी आप तक पहुंचे। एक तो ये होता है। आपको फिर भी लग रहा है कि आपका कॉपी द बेस्ट है, इससे अच्छा तो आप लिख ही नहीं सकते, इससे अच्छा कॉपी लिखा ही नहीं गया है, तो मैं आपसे कहूंगा दोस्त, अगर आपने ये निष्पक्ष और निर्मम मूल्यांकन करके ईमानदारी से अगर आप इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, तो मैं आपको बधाई और शुभकामना देता हूं कि आप अपने सही वक्त का इंतजार करें। फिर आप में अगर सुधार की कोई आवश्यकता ही नहीं है, तो फिर बदकिस्मत रहा होगा कि आप सिलेक्ट नहीं हुए। बस उस अच्छे वक्त का इंतजार करें, धैर्य के साथ करें। हाँ, स्टैंडर्ड सोर्स को फॉलो करिए। जैसे कि हिस्ट्री में आ जाता है आपका स्पेक्ट्रम, पॉलिटी में लक्ष्मीकांत, ज्योग्राफी में एनसीईआरटी, जो करंट अफेयर की बुक है, जो करंट अफेयर की बुकलेट है, उसमें कोई किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मैगजीन, तो इसको आप बार बार फॉलो करिए। मतलब लक्ष्मीकांत इस तरह से पढ़ा हुआ होना चाहिए ना कि आपको नींद में भी दो बार उठा करके पूछे आर्टिकल नंबर इतना, और पूछे कि राष्ट्रपति के कार्यपालिका शक्ति के बारे में बताइए, राज्यपाल के बारे में बताइए, 163 बताइए, 361 बताइए, 14 में क्या क्या अपवाद है ये बताइए, सहकारी संघवाद के क्या क्या मीनिंग है ये बताइए, कब कब, मतलब कि जो भी आप पढ़े होंगे पॉलिटी में, तो ये चीजें आपको गेट बाई हार्ट होना चाहिए, एकदम जुबान पे होना चाहिए, पूरी तरह से वो क्लियर होना चाहिए। हाँ, एक चीज और, कि आप जब टेस्ट लगाते हैं, जब क्वेश्चन लिखते हैं, तो एक चीज का मूल्यांकन करिए कि दिक्कत कहाँ है, कंसेप्ट में है या फैक्ट में। कई बार होता है कि आप पीटी का क्वेश्चन लगा रहे हैं, कंसेप्चुअल तो आप बना देते हैं, फैक्चुअल में दिक्कत हो जाती है, तो चिंता की अधिक बात। फैक्चुअल में दिक्कत होती है मतलब रिवीजन की कमी, बार बार रिवाइज करिए। हाँ, फैक्चुअल में कुछ बना देते हैं लेकिन कंसेप्चुअल में भी दिक्कत है, कंसेप्ट में भी आप फंस जाते हैं, तो यह थोड़ी चिंता की विषय है, चिंता का विषय है कि कंसेप्ट को, इसका मतलब रिवीजन नहीं, पुनः क्लियर करने की जरूरत है।
ठहर कर, रुक कर, धैर्य रखकर फिर से उस कंसेप्ट को समझने की जरूरत है। मान लीजिए कि आप ज्योग्राफी में क्वेश्चन बना रहे हैं और मानसून से आप जब भी क्वेश्चन बनाते हैं आपका गलत हो जाता है। आप चक्रवात का, साइक्लोन का क्वेश्चन जब भी बनाते हैं आपका गलत हो जाता है। आप जलधारा वाला क्वेश्चन जब भी बनाते हैं तब गलत हो जाता है। आप प्लेट टेक्टोनिक से कोई क्वेश्चन बनाते हैं, जब भी उसका आंसर करते हैं गलत हो जाता है। इसका मतलब है मेरे दोस्त, कंसेप्ट में दिक्कत है। कंसेप्ट को क्लियर करने की जरूरत है, क्योंकि ये सब ऐसी चीजें हैं, अगर एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गई तो वहां से क्वेश्चन नॉर्मली गलत नहीं होता है। ठीक है, तो कंसेप्ट में दिक्कत है तो ठहर करके, रुक करके, थोड़ा समय दे करके कंसेप्ट को क्लियर करें। और फैक्ट में दिक्कत है तो बार बार रिवाइज। दोनों में दिक्कत है तो नई शुरुआत करिए। ठीक है, 71 भी नहीं हुआ, मान लीजिए 70 भी नहीं हुआ, 71 भी नहीं हुआ, आपके मन में ये सवाल है अगर 72 भी नहीं हुआ तो क्या करेंगे? बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस प्रेशर आने लगता है, और ऐसी स्थिति में हमें जो परफॉर्म करना होता है वो हम नहीं कर पाते हैं, तो हमें मतलब बहुत एंजाइटी होने लगती है। तो क्या करें? देखिए, अगर 70 भी नहीं हुआ, इंटरव्यू लेटर नहीं आया या मेंस नहीं हुआ, 71 भी नहीं हुआ पीटी, तो आप क्या करिए? तो मैं फिर से वही कहूंगा, अगर आप फर्स्ट टाइमर हैं, सेकंड टाइमर हैं, तो अपनी तैयारी मनोयोग से करिए। अगर समय अधिक हो गया है तो अपने तैयारी क्षेत्र को डाइवर्स करिए। ठीक है, मोटिवेटेड कैसे रहे? देखिए, मोटिवेशन की अगर कोई गोली आप बाहर से लेते हैं, जैसे कि अभी हम दे रहे हैं, तो ये गोली 24 घंटा के अंदर, 48 घंटा के अंदर, 72 घंटा के अंदर, 3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर, जैसा इसका साइड इफेक्ट रहेगा उसके बाद ये खत्म हो जाएगी, इसका पावर खत्म हो जाएगा। मोटिवेशन आपको आपके अंदर से आना चाहिए। मोटिवेशन का आधार क्या है? आधार ये है कि इस जीवन में, इस दुनिया में, हमारे समाज में, खास करके मतलब जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, मध्य वर्गीय सोसाइटी में, इसमें, और खास करके भारत में, एक बेरोजगार व्यक्ति, एक बेरोजगार नौजवान लड़का, लड़की केवल बेरोजगार नहीं होता। बेरोजगारी के साथ वो हजार अवगुणों का पुलिंदा होता है। वो चलता फिरता इंसान तो है, लेकिन दुनिया की नजर में वो हजार अवगुणों से युक्त है। और एक सरकारी सेवक, एक सरकारी नौकर केवल एक सरकारी नौकर नहीं होता, एक रोजगार वाला व्यक्ति नहीं होता, बल्कि उत्कृष्ट गुणों का मास्टर होता है, देवतुल्य होता है इस समाज के लिए। सच्चाई ऐसी नहीं है, मतलब कि ऐसा सच में होता नहीं है, लेकिन समाज की मान्यताओं में ऐसा ही होता है। आप भी उस समाज में रहते होंगे, आपने भी ये अनुभव किया है, मैं भी उसी समाज से आया हूं, इसीलिए मैंने भी अनुभव किया है। एक नौकरी हो जाने से आपके अवगुण खत्म नहीं होते, और एक नौकरी नहीं होने से आपके अंदर बहुत सारे अवगुण आ नहीं जाते, लेकिन समाज ऐसे सोचता है। अगर आपको समाज में अपने एग्जिस्टेंस को प्रूफ करना है, अपने आप को साबित करके रखना है कि समाज के लोग आपका भी वैल्यू दें, इसके लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कि आप जिस क्षेत्र में भी लगे हैं उस क्षेत्र में कामयाब। कामयाबी आपके अस्तित्व को साबित करने का इस समाज की नजर में पहला तरीका है। अगर आप बहुत आध्यात्मिक हैं, इन सब चीजों से उठ गए हैं, तब तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूंगा कि बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं उठे, आपको समाज का प्रतिष्ठा भी चाहिए, नौकरी नहीं होना आपको तंग करता है, लोग के ताने आपको तबाह करते हैं, तो फिर नौकरी लेकर के उनको दिखाइए। और सबसे अच्छा जवाब वो नहीं है जो बहुत अच्छे शब्दों में हिंदी या अंग्रेजी के वाक्यों में उसे कहा गया है। सबसे अच्छा जवाब वो है जो आपका रिजल्ट करके दिखाया है या दिखाएगा। तो इसीलिए अंदर से मोटिवेशन का यही तरीका होना चाहिए कि आपको अपने जीवन की गुणवत्ता बढ़ानी है, आपको आर्थिक तंगी के उस कीचड़ से निकलना है, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए, संततियों के लिए एक अच्छा क्वालिटी ऑफ लाइफ देना है, अपने परिवार को एक अच्छा जीवन देना है, माता पिता की आंखों में रोशनी लानी है, तो मोटिवेशन के लिए इतना ही पर्याप्त है। आप मोटिवेटेड रह सकते हैं। कितना घंटा पढ़ना शुरू करें? मैं कहता हूं पर्याप्त नींद लें। आपको मन करता है 6 घंटा सोने का, 7 घंटा, 8 घंटा, 9 घंटा, अगर आपको मन करता है ना 10 घंटा सोने का, आप 10 घंटा भी सोए। और मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं, आप 10 घंटा मन कर रहा है तो 10 घंटा सोए, दिमाग को पूरा रेस्ट दे। फिर बचा कितना? 14 घंटा आपके पास। 14 घंटा में क्या आप अपने लिए 8 घंटा निकाल सकते हैं पढ़ने के लिए? 10 घंटा सोने के बाद अगर आप अपने लिए 8 घंटा निकाल सकते हैं,
तो मैं कह रहा हूं 8 घंटा पर्याप्त है, इनफ है किसी भी परीक्षा को निकालने के लिए। उतने से ज्यादा की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ 8 घंटा नित्य दिन चाहिए, रोज चाहिए, डेली चाहिए। आप कहेंगे 8 घंटा में सेल्फ स्टडी चाहिए कि कोचिंग चाहिए कि क्या चाहिए? कुल मिला के 8 घंटा चाहिए। 2 घंटा का आप क्लास करते हैं तो 6 घंटा पढ़िए घर पे। अब ऐसा नहीं कि तीन तीन क्लास दिन में कर रहे हैं, 3 या 9 घंटा और कहिए कि पढ़ रहे हैं, तो वो तो फिर कोई बात नहीं। आप एक क्लास करिए 2 घंटा 2.5 घंटे का, और फिर बाकी टाइम 6 घंटा, 6.5 घंटा या 5.5 घंटा अपने घर पे सेल्फ स्टडी पे दीजिए, उतना पर्याप्त है। ठीक है। हाँ, एक और प्रश्न है कि असफल हो गए, लोग क्या कहते होंगे, फलाना तो सफल हो गया, चिल्लाना तो सफल हो गया। मैंने पहले भी कहा है कि लोगों की चिंता छोड़िए, अपने आप पे फोकस करिए। आपके अंदर एक यस्मी होता है, एक नोमी होता है। ये नोमी वही है, आप इसे कह सकते हैं असुरी शक्ति, निगेटिव पावर, और यस्मी है पॉजिटिव पावर। ये है डूअर, जो कहता है कि मैं कर सकता हूं, आई कैन डू इट। और नोमी कहता है नहीं, तुमसे नहीं होगा। और इस मैं कर सकता हूं और मुझसे नहीं होगा, इस दोनों के बीच अनवरत सदियों से लड़ाई चलती आई, बाह्य जगत में भी और अंतर जगत में भी। बाह्य जगत में यह लड़ाई देवता और असुर का था, सत्य और असत्य का था, न्याय और अन्याय के था। और हमारे अंदर यह लड़ाई हिम्मत और कायरता का है, साहस और कायरता का है। एक कहता है कि नहीं होगा, डर जाता है। दूसरा हमारे अंदर का डूअर कहता है कि हो सकता है, मैं ही करूंगा, इतने आदमी से हुआ है तो मुझसे भी होगा। इसीलिए अपने अंदर के यस्मी को बोलने का मौका दीजिए, उसे फ्लरिश होने का मौका दीजिए, उसे खिलने का मौका दीजिए। यस्मी कब फ्लरिश होगा, कब खिलेगा? जब उसके अंदर आप सकारात्मक विचारों का पानी डालेंगे। दिन भर आप निगेटिव आदमी से घिरे रहेंगे, अरे पेपर में तो बहुत सेटिंग होता है, टीचर तो पैसा लेकर के ये करता है, बीपीएससी भी बिक गया है, ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है, वैसे लोगों से दूर रहिए। आप क्या कर सकते हैं, आपके हाथ में क्या है, आपका जोन ऑफ एक्शन क्या है, जो चीजें आपसे बाहर है उस पर सोचने की जरूरत नहीं है। आपके अंदर, आपके हाथ में जो है उस पर ध्यान दीजिए। और सुबह सुबह अपने सुबह की शुरुआत कुछ अच्छी किताबों से करिए, उसका 1 पेज 2 पेज पढ़ के करिए। और अपने आप से सुबह उठने के साथ ही ये कमिटमेंट करिए कि आज मैं निगेटिव विचारों के भंवर में नहीं फंसूंगा। आज मेरे अंदर का जो डूअर है, जो कहता है कि मैं कर सकता हूं, मैं उसी के आगोश में आकर के काम करूंगा, मैं उसी के सानिध्य में आकर के काम करूंगा। वही मेरा प्रेरणा है, वही मेरा जो है मोटिवेटर है। जो कहता है कि तुमसे नहीं होगा, ठीक है, उसे कहने दो, मैं एक प्रयास कर लेता हूं। जो कह रहा है, मेरे अंदर का जो कह रहा है कि तुमसे नहीं होगा, नहीं होगा तो ठीक है, वो सच हो जाएगा। लेकिन उस चैलेंज को स्वीकार करता हूं, मुझसे होगा, मैं ये करना चाहता हूं, ये करके मैं देखता हूं, हो जाएगा तो ठीक है, विजय ध्वज फहरेगा। ठीक है। तो अब इसके साथ मैं इस बात पे आ जाता हूं कि हमारी दिनचर्या कैसी हो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। और जब मैं ट्रेनिंग में गया तो बहुत सारे ऑफिसर आए, सब ने एक ही बात कॉमन कही कि आपकी दिनचर्या बहुत संतुलित होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए। कई बार हमको लगता है, हम लोगों को, कि हम सुबह उठे, मुंह धोए, नाश्ता वास्ता कुछ नहीं किया, पढ़ने बैठ गए, तुम्हारी पढ़ाई अच्छी हो जाएगी, हमने इधर उधर टाइम बर्बाद नहीं किया। कौन सा टाइम, कौन सा समय की बर्बादी है और कौन सा समय का निवेश है, कौन सी एक्टिविटी, ये आपको बहुत बारीकी से सोचना पड़ेगा। निवेश और बर्बादी में आपको अंतर करना होगा। प्रथम दृष्टिया दोनों एक ही दिखता है। जब आप निवेश भी कर रहे होते हो तो आपको लगता है आप समय की बर्बादी कर रहे हैं। ठीक है। जैसे कि जब आप व्यायाम करने जाते हैं, दौड़ने जाते हैं, अपने शरीर पर काम करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, तो आपको लगता है कि हम समय को बर्बाद तो नहीं कर रहे हैं, इतना देर में तो मेरा दोस्त पढ़ लिया होगा, हम नहीं पढ़ पाए, इतना देर में तो एक चैप्टर खत्म कर देते। तो ये सब जो सोच आते हैं ना, ये सब अच्छी सोच नहीं। जो शरीर, जिस शरीर की बदौलत आप इतना चीज कर रहे हैं, जिसको माध्यम बना करके इतना काम कर रहे हैं, अगर उसको आप दिन का 1 1.5 घंटा दे रहे हैं तो यह बर्बादी नहीं, यह निवेश है। और अगर आपके अंदर का कोई मन कह रहा है यह बर्बादी है, तो उसको मारिए, उसको इग्नोर करिए, और आप आज से समय देना शुरू करिए। ठीक है। खाना, सोना और नित्य क्रिया, इसमें तो आप कोई कंप्रोमाइज कर नहीं सकते।
सोना, अगर आप अपनी नींद को हराम करते हैं, नींद में खलल डाल करके आप पढ़ाई करना चाहते हैं, तो वो बेकार की चीज है। आप पन्ना उलट के बैठे रहेंगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। 4 घंटे की पढ़ाई आप 6 घंटे में करेंगे, 2 घंटे की पढ़ाई 4 घंटे में करेंगे, उसका कोई मतलब नहीं है। नींद पूरी लीजिए। 7 घंटे में पूरा होता है 7 घंटे लीजिए, 8 घंटे में पूरा होता है 8 घंटे लीजिए, 9 घंटे में पूरा होता है 10 घंटे पूरा होता है 10 घंटा लीजिए। आपको दिन में खाने के बाद सोने का मन करता है तो सो लीजिए। लाइब्रेरी में नैप लेना चाहते हैं, लाइब्रेरी में ले लीजिए। रूम पे 1 1.5 घंटा सोना चाहते हैं, वहां सो लीजिए। मैं कहता हूं नींद से कंप्रोमाइज करके सफलता के रास्ते तक पहुंचना, ये बहुत मतलब बेतुकी विचार है। सबका शरीर अलग अलग है। कोई 6 घंटा में, किसी का शरीर जो है अपने आप को रिफ्रेश कर लेता है, किसी का 8 घंटा में करता है। तो इसमें देखा देखी करने की क्या जरूरत है कि मेरा दोस्त तो 6 ही घंटा सोता है, वो बहुत पढ़ लिया होगा। अरे आपका दोस्त 6 घंटा सोता है तो उसका कंसंट्रेशन लेवल आपसे हो सकता है अलग हो सकता है आपसे थोड़ा कम हो। आप 10 घंटा सोते, हो सकता है कंसंट्रेशन लेवल आपका ज्यादा हो, तो फिर बराबर हो जाएगा। हो सकता है आपकी समझ ज्यादा डेवलप हो तो आप 3 घंटे में कर सकते हो। तो हर चीज में तुलना नहीं करनी चाहिए। जितना नींद आता है उतना सोइए। हाँ, अब अगर 12 घंटा, 14 घंटा, 15 घंटा आपको नींद आ रहा है ना, तो फिर आपको अपने शरीर के इलाज की जरूरत है। इलाज करवाइए, क्या दिक्कत है उसको देखिए। अगर शरीर को पूरा नरिशमेंट मिलेगा, पूरा पौष्टिक आहार मिलेगा, सब चीज मिलेगा, तो ये 15 घंटे नींद की डिमांड नहीं करेगा। आप अपने हॉबी को जरूर परस्यू करिए। हॉबी में हो सकता है आपको लगे कि समय की बर्बादी है, लेकिन नहीं। ये ऐसा चीज है जब आप एक्टिव तो रहते हैं, लेकिन आपके दिमाग को विश्राम मिलता है, अपने मनपसंद चीज करते हैं, आपका दिमाग खुश होता है, अच्छे हार्मोन शरीर में सिक्रेट होते हैं, और आप अच्छा अच्छा फील करते हैं। हॉबी आपकी जो भी हो, म्यूजिक सुनना हो, बैडमिंटन खेलना हो, क्रिकेट देखना हो, मूवी देखना हो, गाना सुनना हो, कुछ भी हो, गाना गाना हो, कोई वाद्य यंत्र बजाना हो, जो भी हो, उसको फॉलो करिए आप। ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रैक्शन क्या है? कभी कभी क्या होता है ना कि डिस्ट्रैक्शन होता है हमारी, कि हमको कोई चीज की लत होती है। सोशल मीडिया की लत हो गई तो वो एक डिस्ट्रैक्शन है। हर 20 मिनट में हम व्हाट्सएप मैसेज चेक कर रहे हैं, वो एक डिस्ट्रैक्शन है। तो आप अपने डिस्ट्रैक्शन को पहचानिए। फोन पे बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं, वो एक डिस्ट्रैक्शन है। तो डिस्ट्रैक्शन का कारण खोजिए और कारण का निवारण करिए। अगर आपको फोन पे बात करना ही बहुत अच्छा लगता है, तो दिन का एक समय निर्धारित करिए। दिन भर अपने मोबाइल को साइलेंट में रखिए या फ्लाइट मोड में रखिए। घर पर एक अलग सा नंबर दे दीजिए। अपने लिए एक समय निर्धारित करिए कि जब मैं खाना बनाने आऊंगा या खाने आऊंगा, रूम पे रात में 1 घंटा में सब दोस्तों से बात करूंगा। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बीच में बात कर रहे हैं, फिर उठ करके बात करने गए, फिर पढ़ने आए, तो वो काम मत करिए। पढ़ाई एकदम सॉलिड होना चाहिए। बीच में आप बात करने गए, दोस्तों ने कुछ कहा, आप दिमाग में वो चल रहा है, सबकॉन्शियस में वो चल रहा है, तो आप अपने आप को कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। बात करना है आपको, अपने दोस्तों से बात करना है, चाहे उसमें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी हो, माता पिता, घर परिवार जो भी हो, आप अपना एक टाइम निर्धारित करिए कि रात में, शाम में 1 घंटा 1.5 घंटा हम बात कर लें। ठीक है। बीच बीच में कोई फोन आता है 5 मिनट 10 मिनट का, मान लीजिए जरूरी है, तो उसका वो तो चलता है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, उसकी वजह से आपकी पढ़ाई हैम्पर होती है, तो अक्सर इन बातों पर तो लोग चर्चा नहीं करते हैं। लेकिन मैं ये रिस्क ले रहा हूँ। हो सकता है, मतलब मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मुझे इसके लिए गाली नहीं देंगे। लेकिन अगर कोई रिलेशनशिप टॉक्सिक है, तो या तो उसके टॉक्सिसिटी को खत्म करिए, या तो उससे बाहर निकलिए। इस जीवन से रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप से जीवन नहीं। रिलेशनशिप क्यों होता है? आपकी चाहे गर्लफ्रेंड हो या चाहे बॉयफ्रेंड हो, कोई या कोई दोस्त हो, वो क्यों होता है? इसीलिए होता है कि आपका भी जीवन सुगम रहे, और आपकी बदौलत उनका भी जीवन सुगम रहे। वो एक दूसरे के लिए सप्लीमेंट का काम करें, एक दूसरे को कंप्लीमेंट करें। बल्कि इसलिए नहीं होता है कि एक दूसरे का पैर खींचे। उसे संभालने में जो है, मतलब उसके टॉक्सिसिटी को संभालने में घंटा 2 घंटा टाइम लग रहा है। आपका 2 दिन मूड खराब हो रहा है, पढ़ाई डिस्टर्ब हो रहा है ना? तो ये सब चीज नहीं होनी चाहिए। अगर हैप्पी रिलेशनशिप है, सब कुछ बढ़िया है, एक दूसरे को कंप्लीमेंट करते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन अगर टॉक्सिक है, तो उससे बाहर निकलना जरूरी है। दिस इज राइट टाइम। यह सही समय है। अपने जब आप असफलता का मूल्यांकन कर रहे हैं, तो इस बात का भी मूल्यांकन करिए कि इस रिलेशनशिप ने, इसकी टॉक्सिसिटी ने उस असफलता में कितना योगदान दिया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर रिलेशनशिप अच्छा भी है, तो इस असफलता का सारा ठिकरा उसी पे फोड़ दीजिए। ऐसा मत करिए प्लीज। लेकिन अगर हाँ सच में टॉक्सिक है, तो उससे बाहर निकलिए। और तैयारी, अपने आप को मोटिवेट रखिए, फोकस्ड रहिए, और तैयारी ही आपका एकमात्र ध्येय होना चाहिए। दिमाग में और कुछ नहीं चलना चाहिए। जब तैयारी करते हैं लोग, तो तब जब भी कहीं बैठेंगे तो चर्चा करेंगे कि अच्छा, राजनीति में ये हो रहा है, मैं तो राजनीति में 10 साल में आने वाला हूँ, मैं ये कर दूंगा। अरे,
किसी नेता को गाली देने का, किसी नेता पे आधा घंटा चर्चा करने का कोई मतलब नहीं। आप किसी के भक्त, गुलाम, किसी के समर्थक, विरोधी मत बनिए। आपको बनना ही है तो आप क्रिटिकल एनालिसिस करिए। आपकी सिविल सेवा की परीक्षा में वही जरूरत है। जिस दिन आपको लगता है कोई राजनीतिक पार्टी बहुत बुरी है और आपको लगता है कि देश सुधारना है, तो आप पढ़ाई लिखाई छोड़ करके राजनीति में आइए। नहीं तो राजनीति से इतना मतलब मत रखिए। हम हर लॉज में देखते हैं, हर फ्लैट में देखते हैं, हर जगह दोस्तों की मंडली में देखते हैं कि कुछ उसमें से इस पार्टी के समर्थक होंगे, कुछ उस पार्टी के समर्थक होंगे और घंटों डिस्कशन बस चलता है। उससे निकलिए। और डिबेटेड मुद्दे जो है, जैसे आरक्षण होना चाहिए कि नहीं, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी अच्छी है, हिंदू बनाम मुस्लिम क्या होगा, अरे भाई इन सब चीजों से निकलिए। आप अपनी पढ़ाई फोकस करिए। ये सब चीजें चलती रहेंगी, है ना। इसलिए अपने तैयारी से आप डिस्ट्रैक्ट मत होइए। बेफिजूल की चीजों पर कोई डिस्कशन मत करिए। उतना ही काम काम का डिस्कशन करिए। कोई भी योजना पढ़ रहे हैं, उसकी खूबी खामी आलोचना क्या है, उसमें क्या सुधार होना चाहिए, इतना से आप मतलब रखिए। कोई नेता किस जगह गया, कहाँ क्या बोला, उसके भाषण में क्या कमी थी, ये सब निकालना आपका काम नहीं। नेता लोग बहुत सोच करके बोलते हैं और वो जनता के प्रतिनिधि होते हैं। उनको पता है कि जनता को कैसे खुश करना है। ठीक है। अगर वो खुश नहीं कर पाएंगे तो हार जाएंगे। उसमें आप इतना टेंशन में क्यों, आप इतना चिंता में क्यों। आप एक युवा हैं, आपको राजनीति के लिए चिंता होनी चाहिए। ठीक, अच्छी बात है। लेकिन उसके लिए अभी आपके सामने जो सबसे प्राइम चीज है, जो आपके सामने रखा हुआ है, आप पहले उसको देखेंगे ना। आपकी एक नौकरी की तरफ आपके परिवार के लोग टकटकी लगाए बैठे हैं। माता की आंखें पसरा गई है, पिता आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं और आप राजनीतिक डिस्कशन कर रहे हैं। किया जाएगा, जब वो समय आएगा तो कीजिएगा। नौकरी कर लीजिए। 8 घंटे की ड्यूटी के बाद अपने घर में बैठ करके दिन भर देखते रहिएगा कि क्या चल रहा है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। और उस समय में आपको 10 दोस्त मिल जाएंगे ऑफिस के, उसके सामने चर्चा करिएगा। खूब जम के चर्चा कीजिएगा। आपको मन न भरे तो नौकरी छोड़ करके राजनीति में आ जाइएगा। लेकिन उसके लिए ये सही समय नहीं। ठीक है। तो मैं समझता हूं कि लगभग लगभग जो चीजें यहां पर हो सकती थी, मैंने उसको कवर किया। और मैं आपसे फिर कहूंगा कि दोस्त, यह समय निराश होने का नहीं है। यह समय आत्ममूल्यांकन का है। यह समय निष्पक्ष और निर्मम मूल्यांकन का है। यह समय कुछ नए संकल्पों का है। यह समय दृढ़ प्रतिज्ञा का है। यह समय अतीत की ठोकर से सीखने का है। सीखिए, आगे बढ़िए और अपने मंजिल तक, मुकाम तक पहुंचिए। मैं अपनी बात को इसे कुछ चंद पंक्ति के साथ खत्म करना चाहता हूं कि जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। वह टूट गया तो टूट गया, अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई। जो बीत गई उस बात को जाने दीजिए और नए साल में एक नई ऊर्जा के साथ मेहनत करिए। ईश्वर जरूर आपका सुनेंगे, कर्म जरूर लौट कर आएगा। आपका मेहनत, आपका संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। प्रकृति किसी का ऋण नहीं रखती, वह आपका भी ऋण नहीं रखेगी। वह सूद समेत वापस करेगी।